नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन की तरफ से है और अभी हम जनरल इलेक्ट्रिक और एचएएल के बीच होने वाली एरो इंजन की डील के बारे में बात करने वाले हैं। और अभी एक तरीके से अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट की इंजन के ऊपर डिपेंड करने की वजह से भारत को एक बहुत ही बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले से ही तेजस में इस्तेमाल होने वाली जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज की इंजन की डिलीवरी डिले होने की वजह से अभी तेजस मार्क 1 की प्रोडक्शन के ऊपर काफी नेगेटिव असर पड़ रहा है। इसके बाद अभी एमका और तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल होने वाली जनरल इलेक्ट्रिक 414 सीरीज के इंजन को लेके भी भारत के सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। पहले ऐसा तय किया गया था कि इस इंजन को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा और जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इस इंजन की 80% टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन अभी इस डील के साइन होने से ठीक पहले ही जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से कुछ एडिशनल टर्म्स और कंडीशन को रखने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एडिशनल $500 मिलियन की डिमांड को किया जा रहा है। पहले तय किए गए कंडीशन के हिसाब से 99 इंजन के लिए भारत की तरफ से कुल मिलाकर $1 बिलियन पे किया जाने वाला था, लेकिन अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इस प्राइस को $1.5 बिलियन तक इंक्रीज करने की बात सामने आई है। इसी बात को लेकर अभी दोनों के बीच फर्दर डिस्कशन होने की उम्मीद किया जा रहा है और मार्च से पहले ही इस डील को फाइनल करने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन अभी ऐसा लगने लगा है कि जनरल इलेक्ट्रिक कहीं ना कहीं भारत की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी भारत के पास अपनी सभी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक की इंजन के अलावा कोई और इंजन ऑप्शन मौजूद नहीं है, जिस वजह से वो अभी भारत को जानबूझकर मुश्किल में डालने की कोशिश कर भारत से ज्यादा पैसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। अगला अपडेट पिनाका रॉकेट की तरफ से। पिनाका रॉकेट भारत की तरफ से डेवलप किए गए एक बहुत ही रिलायबल मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम प्लेटफॉर्म रहे हैं और अभी भारत की तरफ से इसे बड़ी मात्रा में अपनी सर्विस में भी शामिल करने के साथ साथ इसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया जा चुका है। इसी के साथ ही अभी पिनाका रॉकेट की बेहतर वेरिएंट को भी बनाने की कोशिश किया जा रहा है। डीआरडीओ की तरफ से भी बताया गया कि वो अभी पिनाका रॉकेट की एक 120 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाली और 300 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाली दो वेरिएंट को डेवलप कर रहे हैं और ये दोनों ही गाइडेड पिनाका होने वाले हैं। इसी को देखते हुए अभी इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी रॉकेट फोर्स में गाइडेड पिनाका वेरिएंट को इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। आर्मी का कहना है कि किसी भी शॉर्ट रेंज की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले पिनाका रॉकेट एक चीपर अल्टरनेटिव बन सकते हैं, खास करके अगर इसकी 120 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक करने वाले वेरिएंट्स की बात करें तो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले ये दोनों ही वेरिएंट काफी इफेक्टिवली इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर सेम रेंज में टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो हमारे पास अभी प्रलय जैसे मिसाइल मौजूद हैं, जो कि 150 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन प्रलय मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग स्पीड इतना तेज नहीं है जिसे स्केल अप करना काफ़ी कॉस्टली बनने वाला है। जबकि सेम टाइम पर अगर पिनाका की 300 रेंज वाली वेरिएंट के बारे में बात करें तो ये 300 किलोमीटर तक आराम से स्ट्राइक कर सकता है और ये प्रलय मिसाइल के मुकाबले काफ़ी सस्ता भी पड़ने वाला है। इस वजह से अभी आर्मी की तरफ से अपनी शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की जगह पर पिनाका रॉकेट को प्रेफरेंस देने की उम्मीद किया जा रहा है और आगे चल के हमारी रॉकेट फोर्स में पिनाका रॉकेट एक मेजर रोल को प्ले करने की उम्मीद भी किया जा रहा है। अगला अपडेट बेंगलुरु बेस्ड एरोस्पेस कंपनी क्यू अल्फा की तरफ से है, जो कि एरो इंडिया 2025 में अपने नए RH 150 एयर ब्रीथिंग वेरिएबल रेंज मल्टी रोल एजाइल हाइपरसोनिक स्वाम यूसीवी का मॉडल शोकेस करने वाले हैं। इस अनाउंसमेंट ने अनमेन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल की डेवलपमेंट को एक बहुत ही बड़ा रोमांचक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। RH 150 एक ऐसा यूसीवी होने वाला है जो मॉडर्न एरियल कॉम्बैट टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को रीडिफाइन करने वाली है। इसका डिजाइन रिकॉनेंस, स्ट्राइक और सपोर्ट रोल के लिए किया जा रहा है, जिसमें हाइपरसोनिक स्पीड, एजिलिटी और एडवांस एआई सिस्टम भी शामिल होने वाले हैं, जो डाइवर्स ऑपरेशनल सिनेरियो में मिशन क्रिटिकल कैपेबिलिटी को प्रोवाइड कर पाएगा। और सबसे बड़ी एडवांटेजेस इसका हाइपरसोनिक स्पीड होने वाला है। RH 150 का एयर ब्रीथिंग हाइपरसोनिक प्रोपल्सन सिस्टम इसको मार्क 10 से भी ज्यादा स्पीड तक पहुंचाने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसको कि प्रैक्टिकली इंटरसेप्ट करना असंभव होने वाला है। RH 150 की ऑपरेशनल रेंज भी लगभग 3600 किलोमीटर तक होने वाला है, जो इसे शॉर्ट रेंज की मिशन से लेके लॉन्ग रेंज रिकॉग्निशन मिशन सबको करने की कैपेबिलिटी देने वाला है। इसकी एयर ब्रीथिंग इंजन की वजह से सस्टेन्ड लॉइटरिंग, सर्वेलेंस और प्रिसिशन स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी दोनों मिलती है। इस यूसीवी का एक स्टैंडर्ड फीचर इसकी स्वाम कैपेबिलिटी होने वाली, जो मल्टीपल यूसीवी के
कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन को अलाउ करती है। साथ ही स्वाम यूनिट एक साथ रिकॉनेंस, मल्टी एंगल स्ट्राइक और टारगेट सैचुरेशन जैसे मिशन को कर सकते हैं, जो कि एनिमी डिफेंस को सिंक्रोनाइज मैनर में प्रिसिशन के साथ ओवरपावर करके, कंफ्यूज करके डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ये एक स्टेल्थ यूसीएवी भी होने वाला है, जिस वजह से दुश्मन के रडार इसको इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अभी तक इसकी जो स्पेसिफिकेशन बताए गए हैं वो काफी हद तक इंप्रेसिव लग रहे हैं और कंपनी के क्लेम के मुताबिक एक मल्टी ऑपरेशनल यूएवी होने वाला है, जिसे लैंड और सी बेस्ड प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आगे चल के इंडियन नेवी के कैरियर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की आर्टिलरी गन को लेके है। अभी इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी आर्टिलरी गन की फ्लीट को मॉडर्नाइज करने की कोशिश किया जा रहा है और अभी तक इंडियन आर्मी की आर्टिलरी गन्स की टेंडर में जो मेन कंपटीटर थे वो कल्याणी ग्रुप और टाटा की तरफ से डेवलप किए गए और मैन्युफैक्चर किए जा रहे ATGS और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से डेवलप किए गए धनुष गन के भी चल रहा था और इसके अलावा इसमें इजरायली ओरिजिन एथोस और एटमॉस गन भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन अभी इसमें एक और कंटेंडर शामिल होने वाला है, क्योंकि अभी LND की तरफ से नेक्स्टर कंसोर्टियम के साथ टाई अप करके एक नई आर्टिलरी गन को भारत को ऑफर किया जा रहा है। ये भी एक 155mm 52 कैलिबर स्टैंडर्ड का आर्टिलरी गन है, जिसको अभी ट्राजन के नाम से जाना जा रहा है। ट्राजन का डिजाइन रिनोल्ड सीजर ऑर्डिनेंस पर बेस्ड है, जो कि कॉम्बैट प्रूवन आर्टिलरी टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है और इसको फ्रेंच आर्मी और कई ग्लोबल फोर्सेस की तरफ से भी इस्तेमाल किया जाता है। इस गन की डेवलपमेंट के दौरान इसके लगभग 40% कंपोनेंट को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया गया है और इसमें मेड इन इंडिया कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है और LND की तरफ से बताया जा रहा है कि इसकी सभी ट्रायल अभी कंप्लीट हो चुके हैं और अभी इन गन को इंडियन आर्मी को ऑफर करने के साथ साथ इसको एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग भी की गई है और अभी आर्मेनिया के साथ इन गन को लेकर डिस्कशन चल रही है और इस बात को अभी LND की तरफ से कंफर्म किया गया है। LND के मुताबिक इन गन्स की खास बात इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, जो कि लॉन्गर डिस्टेंस तक फायर करने के साथ साथ इनको डिप्लॉय करना भी काफी आसान और क्विक होता है और इस वजह से बैटलफील्ड में इनको डिप्लॉय करना काफी आसान होता है और इसके अलावा इनकी क्विक डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी की वजह से एक सैल्वो फायर करने के बाद इनको तुरंत ही रीपोजिशन किया जा सकता है, जिस वजह से दुश्मन को इन गन की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता नहीं चलता है और आज के जंग में एक आर्टिलरी गन के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगली अपडेट इंडियन आर्मी की स्नाइपर राइफल की मॉडर्नाइजेशन के बारे में है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपनी पुरानी स्नाइपर राइफल को मॉडर्न स्नाइपर से रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है। अभी के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से सोवियत ओरिजिन ड्रैगनऑफ स्नाइपर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इंडियन आर्मी की स्टैंडर्ड इशू स्नाइपर राइफल है। ड्रैगनऑफ SVD जो कि एक सोवियत ओरिजिन सेमी ऑटोमेटिक राइफल है, इसको 1980s के मध्य भाग से इंडियन आर्मी के स्नाइपर यूनिट की तरफ से इस्तेमाल करना स्टार्ट किया गया था। अपनी सिंप्लिसिटी और रिलायबिलिटी की वजह से इसको काफी अरसे से इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही थी और कई कॉन्फ्लिक्ट में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अभी बदलते हुए कॉम्बैट सिनेरियो और ज्यादा एक्यूरेसी और रेंज की जरूरत पड़ने की वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से साको TRG-42 राइफल को अडॉप्ट करने का फैसला किया गया। साको TRG-42 जो फिनिश गन मेकर साको के द्वारा बनाया गया, ये एक बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है जो अपनी प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। इस राइफल की कुछ खासियत इसे ड्रैगनऑफ से सुपीरियर बनाती है। TRG-42 .338 लैपुआ मैग्नम कैट्रिज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 1500 मीटर तक इफेक्टिव फायर रेंज को प्रोवाइड करते हैं, जबकि ड्रैगनऑफ सिर्फ 800 मीटर से 1000 मीटर तक की रेंज को प्रोवाइड कर पाता है। साको TRG-42 की सब मिनट एंगल एक्यूरेसी इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, जो कि टाइट ग्रुप शॉट को फायर करने में काफ़ी इफेक्टिव होता है। इसका डिज़ाइन काफ़ी मॉड्यूलर है, जिस वजह से इसमें अलग अलग तरह के अटैचमेंट और स्कोप भी लगाया जा सकता है, जबकि ड्रैगनऑफ के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से नाइट ऑपरेशन में ड्रैगनऑफ काफ़ी पीछे पड़ जाता है। इस वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से एक मॉडर्न स्नाइपर को खरीदने का फैसला किया गया था। अभी के लिए इंडियन आर्मी के स्नाइपर यूनिट को नए TRG-42 राइफल से ट्रेन करना भी स्टार्ट किया जा चुका है, ताकि वो .338 लैपुआ मैग्नम के डिफरेंट बैलिस्टिक और हैंडलिंग को अडॉप्ट कर सके और इसके लिए सबसे पहले 2022 में लिमिटेड नंबर में इन राइफल को खरीदा गया था और अभी इनको लार्जर नंबर में खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जो कि आगे चल के हमारे ड्रैगनऑफ को रिप्लेस करने वाले हैं। अगला अपडेट चाइना की नई हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल की डेवलपमेंट को लेकर, जिसका कंफर्मेशन 19 जनवरी 2025 को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के जरिए किया गया था। ये मिसाइल चाइना की डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट होने वाला है, जो कि इंडिया की एयर डिफेंस और एयर सुपीरियरिटी स्ट्रेटेजी के लिए एक नई चैलेंज बनने वाली है। ये मिसाइल हाई वैल्यू एसेट जैसे कि अवेक्स यानी कि एयरबॉर्न ईयरली वार्निंग सिस्टम और स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया, यानी कि खास करके बॉम्बर या फिर टैंकर जैसे एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि रशिया की R-37 जैसे मिसाइल की कैटेगरी का मिसाइल आप कह सकते हैं, जिनको इवेड करना भारत के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल मार्क 5 से भी ज़्यादा स्पीड में ऑपरेट करने वाला है, जिस वजह से जब दुश्मन
दुश्मन के ऊपर इसको फायर किया जाएगा तो इसको इवेड करने के लिए दुश्मन के पास बहुत ही कम रिएक्शन टाइम बचने वाला है और ये इसकी हिट प्रोबेबिलिटी को कई गुना तक बेहतर करने वाला है। चाइना की इस मिसाइल के इंडक्शन रीजनल एयर सिक्योरिटी के बैलेंस को भी टिल्ट कर सकता है, जो कि चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के हाई वैल्यू एसेट की बात करें, जैसे कि नेत्र एवेक्स की बात करें या हमारे IL-78 जैसे टैंकर की बात करें, तो उनके लिए मिसाइल एक नया थ्रेट बनने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि हाइपरसोनिक थ्रेट को इजीली इवेड नहीं कर सकते। एवेक्स का रोल बैटलफील्ड ऑपरेशन में साइलेंट कमांड और कंट्रोल को प्रोवाइड करना होता है, लेकिन ये हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे फास्ट और एजाइल थ्रेट के लिए वल्नरेबल बन जाते हैं, क्योंकि इनके पास स्पीड नहीं होता है, जिस वजह से वो हाई स्पीड मिसाइल के सामने सिटिंग डक बन जाते हैं। और अभी चाइना की इस हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल के आने के बाद ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली, जिसको काउंटर करने के लिए फिलहाल भारत के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होने वाली। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।